वेलकम स्टूडेंट्स, सेट 2017 के क्वेश्चन पेपर डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर में हम सेट 2017 में पेपर 3 में जितने भी लीनियर अलजेब्रा के प्रश्न पूछे गए थे उन्हें सॉल्व करेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करते हैं। आपके पास मैट्रिक्स का क्वेश्चन दिया गया है। प्रश्न में पूछा गया है कि यदि ए और बी 3x3 के रियल मैट्रिक्स हैं और रैंक ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल टू 1, ठीक है, रैंक ऑफ ए इंटू बी आपको 1 दिया गया है, तो आपको बताना है कि रैंक ऑफ बी इंटू ए क्या नहीं हो सकता, ठीक है। तो इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हम लोग पहले कुछ रिजल्ट को देखते हैं। जैसे कि आपने रैंक नलिटी थ्योरम पढ़ा होगा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में, उसी प्रकार से स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए भी आपके पास रैंक नलिटी थ्योरम होता है। देखिए, आपके पास फॉर्मूला होता है, कोई भी आपको स्क्वायर मैट्रिक्स दिया गया है, ठीक है, तो उस स्क्वायर मैट्रिक्स का रैंक और नलिटी जो है उसका सम हमेशा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बराबर आता है, ठीक है। ये एक रिजल्ट याद रखेंगे। सेकंड रिजल्ट है नलिटी ऑफ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स की जो नलिटी है यदि 0 से बड़ी हो जाए तो आप ये बोल सकते हो कि उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट डेफिनेटली 0 होगा, ठीक है। और यदि किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 हो रहा है, इसका मतलब क्या है, नलिटी की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी होगी। और आप जानते हो जो रैंक और नलिटी है वो हमेशा क्या होता है, नेचुरल नंबर आते हैं 1 2 3 4 या फिर 0 आता है। मतलब नेचुरल नंबर और 0 को के अलावा कभी भी कोई और इंटीजर, रेशनल, रियल इस प्रकार के नंबर तो आ नहीं सकते। तो आपके पास यदि नलिटी की वैल्यू 0 से बड़ी है तो इसका मतलब क्या है कि नलिटी की वैल्यू 1 2 3 4 इस प्रकार से कुछ नंबर्स आपको मिल रहा है। अगर ऐसे नंबर्स अगर नलिटी बन रहे हैं तो डेफिनेटली उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या होगा, आपके पास 0 मिलेगा, ठीक है। एक और रिजल्ट होता है, कोई भी दो स्क्वायर मैट्रिक है सेम ऑर्डर के, ए और बी सेम ऑर्डर के यदि स्क्वायर मैट्रिक्स हैं तो उन दोनों का गुणा कर दीजिए, ए इंटू बी, उसका डिटरमिनेंट इक्वल होगा बी इंटू ए के डिटरमिनेंट के बराबर, ठीक है। इस चीज़ को याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे, सेम ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स होने चाहिए तभी ये पॉसिबल होगा। तो चलिए अब इन सारे रिजल्ट का यूज़ करते हैं हमारे क्वेश्चन में। क्वेश्चन में दिया गया है रैंक ऑफ ए बी इज इक्वल टू 1 और ए और बी 3x3 के मैट्रिक्स हैं। तो जैसे कि अगर रैंक ऑफ ए बी 1 दिया गया है तो मैं ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ, रैंक ऑफ ए बी प्लस नलिटी ऑफ ए बी, ये क्या होगा, इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों 3x3 के मैट्रिक्स हैं, तो जब आप गुणा करोगे तो भी आपको 3x3 का मैट्रिक्स मिलेगा, तो ऑर्डर क्या हो गया आपके पास 3। तो यहाँ से मैं नलिटी निकाल सकता हूँ, नलिटी ऑफ ए बी क्या हो जाएगा आपके पास 3, इसकी वैल्यू 1 है तो ये हो जाएगा आपके पास 2, ठीक है। तो नलिटी हमें क्या मिल गया, 2 मिल गया। अब हमने पढ़ा है कि यदि नलिटी की वैल्यू 0 से बड़ी हो जाए तो उसका मतलब क्या होता है कि उस मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट है, मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। क्लियर है। अब यदि मैट्रिक्स ए इंटू बी 0 आ रहा है तो हम इस रिजल्ट से क्या लिख सकते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ बी इंटू ए भी क्या होगा आपके पास 0 होगा। क्लियर है। अब देखिए, यदि ए बी का डिटरमिनेंट 0 आ रहा है तो यहाँ से हम क्या इम्प्लाई कर सकते हैं कि जो आपका नलिटी होगा, नलिटी ऑफ जो बी ए है वो क्या होगा, डेफिनेटली 0 से बड़ा होगा। देखिए, यदि डिटरमिनेंट 0 है तो नलिटी हमेशा 0 से बड़ा होगा। यहाँ से सब इम्प्लाई होते जा रहा है, इस चीज़ को लिखते चलिएगा, ठीक है। यहाँ से हमें क्या मिला, यदि नलिटी ऑफ ए बी 2 आ रहा है तो डिटरमिनेंट ऑफ ए बी क्या होगा, 0 होगा। अब अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए बी 0 है तो डिटरमिनेंट ऑफ बी ए भी 0 होगा। और यहाँ से हमने क्या इम्प्लाई किया कि नलिटी ऑफ बी ए क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। ये वाला रिजल्ट हमने यूज़ किया है। क्लियर है यहाँ तक। अब आप इस चीज़ को यहाँ पर डायरेक्टली रख सकते हो, रैंक प्लस रैंक ऑफ बी ए प्लस नलिटी ऑफ बी ए इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मतलब 3 आएगा, ठीक है भाई। आप ए इंटू बी करो या बी इंटू ए करो, आपके पास 3x3 का ही मैट्रिक्स मिलने वाला है। अब देखिए, आपके पास नलिटी की वैल्यू 0 से बड़ी दी गई है तो रैंक की जो वैल्यू आएगी बी ए वो आपके पास क्या आ जाएगा, वो आपके पास क्या हो जाएगा, देखिए नलिटी की वैल्यू क्या आ रहा है, 0 से बड़ा आ रहा है। अब यहाँ पर आप 0 से बड़ा कुछ भी वैल्यू रखोगे, ठीक है, यहाँ से आप 0 से बड़ा कुछ भी वैल्यू रखोगे, आप क्या रख सकते हो, 1 रखोगे, 2 रखोगे या तो 3 रखोगे, तो जो वैल्यू आएगी वो डेफिनेटली क्या होगी, 3 से छोटा होगा। मतलब रैंक की जो वैल्यू है वो 3 से हमेशा छोटा आने वाला है। ये समझ में आ रहा है। देखिए, नलिटी की वैल्यू 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है मतलब या तो आप 1 रखोगे या तो 2 रखोगे या तो 3 रखोगे। यदि आपने 1 रखा तो रैंक कितना आएगा, 2 आ जाएगा। यदि 2 रखोगे तो रैंक 1 आ जाएगा, और अगर आप 3 रखोगे तो रैंक 0 आ जाएगा। तो हर केस में आपके पास रैंक क्या आ रहा है, 3 से कम आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो बी ए मैट्रिक्स है उसका रैंक कभी भी 3 नहीं हो सकता। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, अगेन आपके पास मैट्रिक्स का प्रश्न दिया गया है। देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं। यहाँ पर बोला गया है कि ए आपका n×n का मैट्रिक्स है जहाँ पर n की वैल्यू 2 या 2 से बड़ी है। वहाँ पर आपके पास i इंटू आई कॉमा जे वाले पॉइंट की वो वैल्यू बता रहा है।
कि आई कॉमा जेथ जो पोजीशन है आपका, वहाँ पर वैल्यू कैसे निकलेगा, आई और जे को जोड़कर निकलने वाला है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे प्रश्न आते हैं, कई बार आई प्लस जे बाई 2 कर देता है, आई इंटू जे कर देता है, तो ऐसे प्रश्न सारे एक ही मेथड से बनते हैं, इसको आप समझना। ठीक है, तो आपके पास रैंक की पॉसिबिलिटी क्या होगी आपको पूछ रहा है। तो देखिए क्वेश्चन में बोला गया कि एन की वैल्यू आपको 2 से बड़ा लेना है, 2 या 2 से बड़ा लेना है, तो इसको हम जनरल मैट्रिक्स लेके तो सॉल्व कर नहीं सकते, हमको एक एग्जांपल लेना पड़ेगा। अब आप देखिए एग्जांपल आप ऐसा लो कि वहाँ से वो डायरेक्टली एक कोई ऑप्शन टिक हो जाए। जैसे कि अगर मैं 4 ऑर्डर का मैट्रिक्स लेता हूँ तो मेरे पास जो एन की वैल्यू 4 रखूँगा तो चारों ऑप्शन मेरे अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं n इज इक्वल टू 4 रख के आसानी से वैल्यू निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने ये 4x4 के जनरल मैट्रिक्स का स्ट्रक्चर लिख लिया है। अब देखिए वो क्या बोलता है कि जो भी आप मैट्रिक्स बनाओगे वहाँ पर यहाँ पर क्या आएगा, इन दोनों को जोड़ दो 1 1 को, इस वाले पोजीशन पे क्या आएगा 1 और 2 को जोड़ के लिख दीजिए, थर्ड पोजीशन पे क्या आएगा 1 और 3 को जोड़ के लिख दीजिए। इस प्रकार से आपके पास मैट्रिक्स मिलेगा। तो ये जो मैट्रिक्स है वो किस प्रकार से आ जाएगा आपके पास 2 3 4 5, यहाँ पर आपके पास हो जाएगा 3 4 5 6, यहाँ हो जाएगा 4 5 6 7 और ये हो जाएगा 5 6 7 और 8, ये आपके पास मैट्रिक्स मिल गया। ठीक है, अब आपको रैंक निकालना है, सिंपल आप इसको क्या कर दीजिए एशेलॉन फॉर्म में चेंज कर दीजिए। ठीक है, एशेलॉन फॉर्म में चेंज करेंगे ये आपके पास क्या मिलेगा, देखिए इसमें आपको क्या करना है, देखिए एशेलॉन फॉर्म में चेंज करने के लिए अब आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। आप इसको 0 बनाने की कोशिश मत करो। ठीक है, आप इसको सिंपली घटा दो। आप क्या करें, इस वाले में से इसको घटा दो। ठीक है, R4 में R3 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा 1 1 1 और 1, क्लियर है। R3 में R2 को घटाएंगे तो मिलेगा आपको 1 1 1 और 1, क्लियर है। और R2 में R1 को घटाएंगे तो आपको मिलेगा 1 1 1 और 1, इस प्रकार से। ठीक है, यदि आपने इसको एशेलॉन में चेंज करने की गलती की है, इसको 0 बनाऊंगा अगर आप सोचोगे तो 2/3 का गुणा करना पड़ेगा, फिर बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन आ जाएगा। ठीक है, तो आपको दिमाग लगाना है कि मेरे को एशेलॉन में तो चेंज करना है, रैंक तो मेरे को निकालना है, लेकिन ऐसे में निकालूं जिससे जल्दी बने। तो मैंने क्या किया, इसको इसमें घटाया, इसको इसमें घटाया, इसको इसमें घटाया। यहाँ से मेरे को क्या पता चला, देखिए 3 रो एक जैसे मिल गए, और हम जानते हैं कि कभी भी एक जैसे रो मिलते हैं तो उसका मतलब क्या है, अब आप इसको 0 करके लिख सकते हो, ये 0 बन जाएगा। अच्छा, इसको मैं अलग से लिख देता हूँ, 2 3 4 5 और ये 1 1 1 1 और बाकी सारी जो है वो आपका 0 मिल जाएगा, क्लियर है। इस प्रकार से हो गया। अब आप इसको सिंपली 0 बना सकते हो। यहाँ से आप क्या करोगे, इसमें 2 का भाग करके इसको 0 कर सकते हो, या आप चाहो तो यहाँ पर आप ऐसा भी कर सकते हैं। एक और चीज़ कर सकते हैं, हम किन्हीं भी 2 रो का इंटरचेंज भी कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, सेकेंड रो को फर्स्ट रो में ले जाता हूँ। ठीक है, अब मैं इसमें 2 का गुणा करके घटा देता हूँ, तो ये मेरे को मिल जाएगा 1 1 1 1, हो जाएगा 0 1 2 3 और ये बाकी सारी एंट्रीज 0 हो जाएगी। ठीक है, तो आपके पास कितने पीवट निकले, 1 और 2 पीवट निकला। दैट मीन्स मैट्रिक्स का रैंक क्या मिलने वाला है आपको, 2 मिलने वाला है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, क्लियर है। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स एक जो कॉमन मिस्टेक करते हैं वो यहाँ पर करते हैं, इसको आप अच्छे से याद रखना। एशेलॉन में चेंज करना है, लेकिन मैट्रिक्स के पैटर्न को समझिए। आप इनको घटाओगे तो ये देखिए सारी एंट्रीज 1 मिल गई। जैसे ही सारी एंट्री 1 मिले, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर डायरेक्टली मैं इसको 0 बना के लिख सकता हूँ। अब यहाँ से आप इसको 0 कर सकते हो या इंटरचेंज करके पीवट बना सकते हो। तो यहाँ पर आपको रैंक क्या मिल गया, 2। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, आपके पास 3 स्टेटमेंट दिया गया है, आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है देयर एग्जिस्ट अ बेसिस फॉर ईच फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। तो ये तो ऑब्वियस सा रिजल्ट होता है, एवरी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस हैज़ अ बेसिस। तो फर्स्ट तो आपका करेक्ट है। सेकेंड और थर्ड में आपको कुछ वेक्टर्स दिए गए हैं और आपको चेक करना है कि क्या ये बेसिस होगा और या कि फिर ये स्पेनिंग सेट होगा। तो यहाँ पर बहुत अच्छा रिजल्ट होता है, इसको याद रखेंगे। देखिए यदि आपके कुछ बेसिस, स्पेनिंग सेट या फिर लीनियरली इंडिपेंडेंट, ये सारी चीज़ें चेक करनी है। कहाँ पर r⁴n में चेक करना है, और आपको सेट ऑफ वेक्टर्स दिया गया है। ठीक है, सेट में वेक्टर्स दिए होंगे, 1 वेक्टर 2 3 4 5 जितने भी आपको वेक्टर दिया गया है। और यदि आपको बेसिस चेक करना है, ठीक है, पहले मैं बेसिस के बारे में बताता हूँ। यदि आपको बेसिस चेक करने के लिए बोर्ड है, वेक्टर्स दिया गया है Rn में, तो आपको क्या करना है, आप ये देखिए सबसे पहले कि Rn, ठीक है, जो n दिया गया है, तो n वेक्टर्स आपके पास दिए गए हैं या नहीं। मतलब आपको जो चेक करने बोर्ड है उसमें n वेक्टर्स है या नहीं आपको देख लेना है। ठीक है, मान लो r⁵ के लिए बोर्ड है, तो आप सब पर ये देखो कि 5 वेक्टर आपके पास है कि नहीं। यदि 5 वेक्टर हो जाते हैं तो आप क्या चेक करो, उनको मैट्रिक्स में चेंज करके एशेलॉन में बदल लीजिए। जितने पीवट हैं, यदि आपके पास 5 पीवट मिल गया, मतलब वो क्या हो जाएगा, बेसिस हो जाएगा। ठीक है, मतलब यदि आपको सेट ऑफ वेक्टर्स दिए गए हैं Rn में, तो सबसे पहला काम क्या है, n वेक्टर्स चेक करिए और n पीवट चेक करिए। यदि n वेक्टर्स और n पीवट मिल जाता है, इसका मतलब वो बेसिस है, और अगर बेसिस है तो n वेक्टर और n पीवट होगा। क्लियर है, ये होता है आपका बेसिस चेक करने का तरीका।
समझ में आया? चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। आपको पास क्वेश्चन दिया गया था, देखिए बी ऑप्शन में 3 वेक्टर्स दिया गया है और R3 के बारे में पूछ रहे हैं। R3 के बारे में बोला गया है और आपको 3 वेक्टर दिया गया है, तो पहला चीज़ तो हो गया, 3 वेक्टर दिया गया। अब आपको ये चेक करना है कि यहाँ पर जो 3 वेक्टर्स दिए गए हैं तीनों के पास पिवट मिलना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। 1 1 और ये आपके पास 2 हो गया, ठीक है। और ये हो जाएगा 1 2 5 और ये आपके पास 5 3 और 4। इसको एशेलॉन में चेंज करते हैं तो मिलेगा 1 1 और 5। इसमें इसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो मिलेगा आपको -2 और यहाँ पर 2 का गुणा करके सब्सट्रैक्ट करोगे तो आपको मिलेगा 3 और ये मिलेगा -6। और जब इसको आप करोगे तो ये आपके पास मिलेगा, इसे इधर बना लेते हैं, 1 1 5 0 1 -2 0 0 0, ठीक है। ये हमारे पास एशेलॉन फॉर्म में चेंज हो गया मैट्रिक्स। अब ये जो मैट्रिक्स चेंज हुआ है, यहाँ पर आपके पास 1 पीवट है और 2 पीवट है। पीवट कितना मिला? सिर्फ 2 मिला, ठीक है। तो ये क्या बेसिस बनाएगा? कभी भी ये बेसिस नहीं बना सकता, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर आपके पास n वेक्टर्स हैं तो n पीवट मिलने चाहिए, तब आपका वो बेसिस बनाता। तो 3 पीवट हैं, सॉरी 3 वेक्टर दिए गए हैं लेकिन 2 पीवट है, तो ये कभी भी बेसिस नहीं बनाएगा, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका गलत हो गया। क्लियर है? तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर गलत हो गया। अब देखिए यहीं से आप डायरेक्ट बता सकते हो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा और बी इनकरेक्ट होगा इसका। और ऑप्शन में देखोगे तो ए और सी बस बच रहे, तो करेक्ट ऑप्शन तो ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, ए और सी। लेकिन चलिए हम अब इसको सी को भी चेक कर लेते हैं। सी में क्या दिया गया है आपको? सेट ऑफ फैक्टर्स दिए गए हैं 1 2 1 2 1 0 और दिया गया है 1 -1 और 2, ठीक है। जब आप स्पेनिंग सेट चेक करते हो तो वहाँ पर आपको ये देखना है कि जो सेट ऑफ वेक्टर्स हैं वो 3 या 3 से बड़े होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पर भी हमको यही देखना है कि n या n से ज़्यादा होगा तो चल जाएगा, लेकिन कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। स्पेनिंग सेट चेक करने के लिए जैसे कि हमने बोला था n बेसिस बनाने के लिए एग्जैक्टली n वेक्टर्स होने चाहिए और एग्जैक्टली n पीवर्ड्स होने चाहिए, तब वो बेसिस बनाएगा। ये बेसिस के लिए है। स्पेनिंग सेट के लिए क्या है? n से ज़्यादा वेक्टर हो सकते हैं, लेकिन आपके पास जो पीवट है वो एग्जैक्टली जो पावर n है r का उसी के बराबर होना चाहिए, n के ही बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो हमको R3 में चेक करना है, ठीक है। R3 में हमको चेक करना है तो 3 वेक्टर्स दिया गया है, 3 वेक्टर दिया गया है, ठीक है। 3 से ज़्यादा देता तो भी काम चल जाता, लेकिन 3 से कम नहीं करना है। अब हमको ये चेक करना है कि पीवट कितने हैं, और यहाँ पर r⁴n में 3 दिया गया है, मतलब 3 पीवट मिलने चाहिए। यदि 3 पीवट मिल गया तो ये आपके पास स्पेनिंग सेट हो जाएगा। बना लेते हैं, 2 का गुणा करके घटाएंगे तो ये मिलेगा और ये हो जाएगा -4 और ये हो जाएगा आपके पास -2 और ये हो जाएगा 1। अब इसको आप जब चेंज करोगे 1 2 1 और 0 -3 -4 0, इसको आप 2, ये आपके पास आ जाएगा 0 और ये आप 2/3 करेंगे, ठीक है। तो ये समथिंग आएगा कुछ वैल्यू, इसको आप कर सकते हो। यहाँ पर एक नॉन जीरो वैल्यू आएगा, नॉन जीरो वैल्यू आएगा तो यहाँ पर 1 पीवट 2 पीवट और यहाँ पर 3 पीवट हो जाएगा, ठीक है। ये काम आप खुद से कर लेना। 3 पीवट आएगा, इसका मतलब क्या हुआ? आपके पास n या n से ज़्यादा वेक्टर दिए गए थे और r⁴ के बराबर आपके पास पीवट आ गया, इसका मतलब ये डेफिनेटली आपका स्पेनिंग सेट हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपके पास ए और सी करेक्ट हो जाएगा, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहीं पर मान लीजिए इसी प्रश्न में आपको लीनियरली इंडिपेंडेंट चेक करने बोल जाता। यदि आपको सेट ऑफ फैक्टर्स दे दिया जाता और बोलता कि Li है चेक करो, तो आपको क्या चेक करना रहता? फिर से पीवट बनाना रहता। अब आपको कुछ ये चेक नहीं करना है कि आपको कितने वेक्टर्स दिए गए हैं, कितने वेक्टर दिए हैं उससे कोई मतलब नहीं है। अब आपको बस ये चेक करना है कि जितने वेक्टर दिए गए हैं उन सब के पास पीवट है या नहीं। यदि जितने आपको वेक्टर्स दिए गए हैं, मान लो आपके पास 3 वेक्टर दिया जाता, तीनों के पास पीवट है कि नहीं आप चेक कर लो। यदि 2 वेक्टर दिया गया है तो 2 वेक्टर है, 2 के पास पीवट है कि नहीं आप चेक कर लो। बस पीवट आपको चेक करना है। पीवट इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेक्टर्स दिए गए हैं तो आपका लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाता है। वहाँ पर फिर ये जो पावर n है ना, इसका कोई रोल नहीं रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 आपके पास देखिए, मैच द फॉलोइंग वाला ये क्वेश्चन है। 3 यहाँ पर स्टेटमेंट दिए गए हैं और 3 ऑप्शन है, आपको मैच करना है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन में क्वेश्चन में बोला गया है यदि ए आपका नॉन जीरो मैट्रिक्स है 1 क्रॉस n ऑर्डर का, ठीक है, तो आपको रैंक ऑफ A ट्रांसपोज इनटू A बताना है क्या होगा, ठीक है। देखिए आपके पास मैट्रिक्स दिया गया है A 1 क्रॉस n ऑर्डर का, क्लियर है। अब आपको A ट्रांसपोज जब आप निकालोगे तो A ट्रांसपोज क्या निकलेगा? n क्रॉस 1 ऑर्डर का निकलेगा, ठीक है। तो यदि मैं A ट्रांसपोज इंटू A करता हूँ तो ये ऑर्डर क्या हो जाएगा? n क्रॉस n का हो जाएगा, क्लियर है। A 1 क्रॉस n का है, A डैश क्या होगा? n क्रॉस 1 का। अब आप A डैश इंटू A करोगे, पहले ये आएगा फिर ये आएगा, तो ऑर्डर क्या होगा? n क्रॉस n होगा, ठीक है। अब देखिए कोई भी मैट्रिक्स जो आपके पास
जहाँ पर आपके पास एक रो है और n कॉलम्स है, तो इसका जो रैंक है, इसका जो रैंक आएगा वो मैक्सिमम कितना आएगा, वो मैक्सिमम एक ही आ सकता है, या तो एक आएगा या तो एक से छोटा आएगा। ये चीज़ को याद रखना। नॉन जीरो बोला गया है तो जीरो तो नहीं आने वाला है, ये चीज़ हमको समझ में आ रही है। क्वेश्चन में बोला गया नॉन जीरो मैट्रिक्स, तो रैंक जीरो कब आता है, सिर्फ जीरो मैट्रिक्स का आता है। नॉन जीरो बोला गया है और हम जानते हैं कि 1 क्रॉस n ऑर्डर का कोई भी सभी मैट्रिक्स है तो उसका रैंक ज़्यादा से ज़्यादा एक आएगा, या तो एक से छोटा आएगा। तो यहाँ से मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि रैंक कितना आने वाला है, मेरे पास 1 आने वाला है। सिमिलरली जो मेरे पास रैंक ऑफ ए डैश है वो क्या है, n क्रॉस 1 है। अब देखिए n क्रॉस 1 मैट्रिक्स है, सेम फिर वही चीज़ हो जाएगा। रैंक ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, एक होगा या तो जीरो होगा। मैट्रिक्स नॉन जीरो बोला गया है तो इसका रैंक भी क्या होगा, आपके पास 1 आने वाला है। क्लियर है। तो यदि मैट्रिक्स ए दिया गया है, इसका रैंक 1 है, रैंक ऑफ ए डैश अगर निकालें वो भी अगर 1 आ रहा है, तो रैंक ऑफ, ठीक है, रैंक ऑफ ए डैश इंटू ए, ये क्या हो सकता है, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, ये आपका 1 ही होगा। ठीक है, 1 होगा या तो 1 से छोटा होगा। तो 1 से ऑप्शन पे अगर आप देखोगे तो कहीं भी जीरो नहीं दिया गया है, इसका मतलब क्या है, ये रैंक हमेशा 1 ही आपको मिलेगा। क्लियर है। तो यहाँ पर जो ए है वो कौन से ऑप्शन से मैच हो जाएगा, देखिए ए जो है वो मैच होगा ऑप्शन नंबर 2 से। क्लियर है यहाँ तक। चलिए सेकंड देखते हैं। बी में बोला गया है यदि ए 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है जहाँ पर ए आई जे की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम आई जे से मिलती है तो डिटरमिनेंट कितना मिलेगा। ठीक है, तो देखिए आपको 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स बोला गया है, 3 क्रॉस 3 निकालते हैं, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33, ये मैट्रिक्स आपको दिया गया है। जस्ट इसी के जैसा हमने क्वेश्चन अभी बनाया था क्वेश्चन नंबर 22 में। ठीक, तो यहाँ पर बोला गया है कि जो एंट्री है ए आई जे, ये कैसे डिफाइन होता है, मैक्सिमम ऑफ आई जे से। इनका जो मैक्सिमम होगा आई और जे का जो मैक्सिमम है वही वैल्यू आने वाला है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर मैक्सिमम क्या है, 1 और 1 का मैक्सिमम 1 आएगा, 1 2 का मैक्सिमम 2 आएगा, 1 3 का मैक्सिमम 3 आएगा। यहाँ पर 2 1 का मैक्सिमम 2, फिर अगेन 2, यहाँ पर 3, ये आपके पास हो जाएगा 3 3 और ये हो जाएगा 3। क्लियर है। तो इस तरीके से ये आपके पास मैट्रिक्स मिल गया। अब इसका आपको सिंपली डिटरमिनेंट निकाल लेना है, डिटरमिनेंट जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका निकाल लेते हैं डिटरमिनेंट। ये हो जाएगा आपके पास 6 - 9 - 2 ऑफ, हो जाएगा 6 - 9 + 3 ऑफ, ये हो जाएगा आपका 6 - 6, तो ये होगा -3 और +6, दैट मीन्स आएगा आपका 3। ठीक है, तो बी का करेक्ट क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो डेफिनेटली सी का क्या आएगा, 1 आने वाला है। लेकिन देखिए अगर आपको सी को बनाना पड़ेगा तो अब ध्यान से देखो, ये जो सी वाला क्वेश्चन है यहाँ पर बोला गया है ए जो मैट्रिक्स है वो 2017 क्रॉस 2017 का मैट्रिक्स है, जहाँ पर वैल्यू कैसे डिफाइन किया गया है, ए आई जे = आई + जे। अब ध्यान दोगे तो क्वेश्चन नंबर 22 में यही प्रश्न पूछा गया था कि यदि उनकी जो वैल्यू है ए आई जे = आई + जे किया जाए तो मैट्रिक्स का रैंक मैक्सिमम क्या पॉसिबल है, मैट्रिक्स का रैंक क्या आ सकता है, आपको बताना था। तो वहाँ पर क्या निकला था, वैल्यू 2 निकला था ना, तो इसका भी आंसर क्या आएगा, 2 निकलने वाला है। तो देखिए यदि अगर ये प्रश्न एक सिंगल प्रश्न पूछ देता 2017 या फिर 1024 कुछ भी ऐसा दे देता तो आपको इसको फिर से बनाने की कोई ज़रूरत नहीं। आपको यहीं पर आपका, मैं आपको जो बार बार बोलता हूँ कि आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना है कि ऐसे प्रश्न कहीं हमने कहीं सॉल्व तो नहीं किया है, वो आपको ध्यान लगाना है। ठीक है, हर प्रश्न का कहीं ना कहीं लिंक रहता है, कई बार क्वेश्चन पेपर में मिल जाता है, तो इनको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो सी जो है उसका कितना आ जाएगा, सी जो है वो मैच हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 से। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपके लिए ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन दिया गया है। फिर से यहाँ पर रैंक नलिटी थ्योरम यूज़ होगा। देखिए आपके पास बोला गया है 3 ट्रांसफॉर्मेशन दिया गया है, ट्रांसफॉर्मेशन का स्ट्रक्चर, और आपको राइट हैंड साइड में नलिटी और रैंक फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए पहला जो प्रश्न दिया गया है एल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है वी से वी में, और ये ट्रांसफॉर्मेशन का स्ट्रक्चर है, आपको यहाँ पर नलिटी बतानी है। तो हम लोग जानते हैं भाई कि किसी भी मैट्रिक्स, किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन में आपको नलिटी फाइंड करने के लिए बोल दिया जाए तो क्या करना है, जो ट्रांसफॉर्मेशन दिया गया है उसको आपको 0 से इक्वेट कर देना है। ठीक है, नलिटी यदि आपको ट्रांसफॉर्मेशन का स्ट्रक्चर दिया गया है तो आप क्या करो, ट्रांसफॉर्मेशन को इक्वल टू 0 कर दो, वहाँ से आपको नलिटी मिल जाएगा। तो यदि मैं ऐसा करता हूँ तो मेरे को क्या मिलेगा, a + a' = 0, यहाँ पर से क्या मिल गया, a' = -(a). तो यहाँ से क्या इंप्लाई होता है कि मैट्रिक्स कैसा है, a' = a, दैट मीन्स मैट्रिक्स क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। ठीक है,
मैट्रिक्स कैसा है हमारे पास, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमको मिल गया। और आप जानते हो कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो जो ये मैट्रिक्स प्रॉपर्टी रखेगा वही प्रॉपर्टी अपना ट्रांसफॉर्मेशन भी रखेगा, ठीक है। तो मैट्रिक्स अगर स्क्यू सिमेट्रिक है तो हम जानते हैं कि मैट्रिक्स का यहाँ पर आपके पास डायमेंशन कितना हो जाएगा। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डायमेंशन किस प्रकार से लिखा जाता है, यदि वो n ऑर्डर का है, यदि n ऑर्डर है तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है n(n-1/2), ठीक है। ये वाला मैंने पुराने वीडियो लेक्चर में आपका पूरा सॉल्व करके भी बताया था कि कैसे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है उसका डायमेंशन n(n-1/2) होता है, ठीक है। तो ये चीज़ को याद रखेंगे। तो ये हो गया मैट्रिक्स का, तो सेम यही प्रॉपर्टी आपका ट्रांसफॉर्मेशन भी रखेगा। तो आपके पास रैंक नल्टी कितना आ गया आपके पास, n(n-1/2). तो ए ऑप्शन का करेक्ट क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। ये कहाँ मैच होगा, ऑप्शन 3 से। अब अगर आप ऑप्शन को देखो तो डायरेक्टली मार सकते हो, सी आपका करेक्ट है, बाकी को बनाने का भी जरूरत नहीं है। देखिए सी में, सी ही ऐसा ऑप्शन है जहाँ पर ए जो है वो 3 से मैच कर रहा है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। लेकिन चलिए हम इसको पूरा आगे भी बनाएंगे। सेकंड में बोला गया है, सेकंड जो आपका दिया गया है वहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन को थोड़ा चेंज कर दिया है, माइनस कर दिया है, ठीक है। और फिर नल्टी निकालने के लिए बोर्ड है, तो अगेन हम उसको 0 से इक्वेट करेंगे। ये हो जाएगा a डैश इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स a डैश इज इक्वल टू a। तो यहाँ पर ये क्या दे रहा है हमको, एक सिमेट्रिक मैट्रिक दे रहा है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और आप जानते हो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डायमेंशन कितना होता है, n(n+1/2) होता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपके पास, नल्टी आपके पास करेक्ट हो जाएगा, बी का करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ये जो ऑप्शन दिया गया है वहाँ पर आपको सेम ट्रांसफॉर्मेशन दिया गया है प्लस के फॉर्म में, बट आपको यहाँ पर नल्टी की जगह रैंक बताना है। तो ये तो और अच्छा चीज़ हो गया। हमने देखिए नल्टी निकाला था, इसमें इसका नल्टी क्या आया था, स्क्यू सिमेट्रिक आया था, मतलब n(n-1/2) ये आया था आपका। ये क्या है हमारा, सॉरी ऐसा लिखो यार, इसको थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। ये आया था नल्टी ऑफ एल, ये ठीक है। नल्टी ऑफ एल हमारे जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसका नल्टी आया था n(n-1/2), ये हमारा फर्स्ट वाले ए से निकल गया। अब हमको रैंक निकालना है, तो जानते हैं कि रैंक नल्टी थ्योरम से रैंक प्लस नल्टी इज इक्वल टू क्या होता है, डायमेंशन ऑफ डोमेन स्पेस। अब देखिए डायमेंशन क्या है, v ऑफ n क्रॉस n दिया गया है, तो इसका डायमेंशन कितना हो जाएगा, n² हो जाएगा, ठीक है। n² होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर गलती करते हैं, n लिख देते हैं, n नहीं होगा, वो v क्या है, n क्रॉस n ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो उसका डायमेंशन कितना होगा, n² होगा। तो यहाँ से रैंक की वैल्यू आप निकाल सकते हो, n² माइनस नल्टी, दैट मीन्स n² माइनस n(n-1/2). तो ये आपके पास हो जाएगा 2n² माइनस n² प्लस n डिवाइडेड बाई 2, दैट मीन्स ये आपके पास हो जाएगा n² प्लस n/2। इसे आप लिख सकते हैं n(n+1/2). क्लियर है। तो यहाँ पर तो थोड़ा सा मिस्टेक टाइप से लग रहा है, क्योंकि n(n+1/2) आ रहा है, सेकंड वाला तो किसी का ऑप्शन ही नहीं बनेगा। तो इसको आप थोड़ा देखना, मेरे को तो लग रहा है कि क्वेश्चन में मिस्टेक है ऑप्शन में, ठीक है। ये वाला ऑप्शन यहाँ पर आना चाहिए, लेकिन फिर वो 2 ऑप्शन में कैसे मैच करेगा, ठीक है। तो इसमें तो थोड़ा डाउट हो रहा है। और हाँ, ये बी का ना 3 नहीं है, अरे बी का कितना है, ये 1 है, बी का 1 और सी का भी 1 हो जा रहा है। तो इसके बारे में अगर आपको जानकारी है, लग रहा है कि मैंने कहीं पर मिस्टेक किया है, तो डेफिनेटली आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ कर बता सकते हैं कि इसमें मिस्टेक है। इसको मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में सुधार दूंगा। लेकिन मेरे हिसाब से तो इसका जो थर्ड है, जो ट्रांसफॉर्मेशन दिया गया, उसका रैंक n(n+1/2) आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, इनर प्रोडक्ट स्पेस का क्वेश्चन दिया गया है। देखिए आपके पास वेक्टर स्पेस दिया गया है और सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स का, और इनर प्रोडक्ट डिफाइंड किया गया है p, q इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 px इंटू qx dx। ये आपको यहाँ पर इनर प्रोडक्ट डिफाइन किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर नॉर्म की वैल्यू पूछ रहा है कि नॉर्म ऑफ p जो है वो कितना आपके पास मिलने वाला है, ठीक है। और यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि कभी भी हम नॉर्म ऑफ x निकालते हैं तो ये क्या होता है, इनर प्रोडक्ट ऑफ x और x का स्क्वायर होता है, ठीक है। सॉरी ये नहीं होता, नॉर्म का जो स्क्वायर होता है वो इक्वल होता है इनर प्रोडक्ट ऑफ x और x, ठीक है। x के साथ यदि मैं इनर प्रोडक्ट निकालता हूँ तो नॉर्म ऑफ x के स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ पर अगर मैं नॉर्म ऑफ x की वैल्यू लिखूँगा तो ये कितना हो जाएगा मेरे को, इनर प्रोडक्ट ऑफ x एंड x की पावर 1/2, ठीक है। तो बस इसी का यूज़ कर लीजिए। आपको क्या बोला गया है, p का निकालने के लिए बोला गया है, तो नॉर्म ऑफ p आपको निकालने के लिए बोला गया है। तो ये क्या हो जाएगा, इनर प्रोडक्ट ऑफ p, p का पावर 1/2। तो ये देखिए p, p अगर आप करोगे तो ये आपका किस में चेंज हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 to 1
पी एक्स इंटू पी एक्स डी एक्स की पावर 1/2। तो ये आपके पास हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to 1 पी एक्स के स्क्वायर का होल 1/2। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन में आप इसको ऐसा मत करना कि ये 2 और 2 को काट दिए, ये पूरा स्क्वायर करके इंटीग्रेशन करके जो आएगा उस पर आपका रूट लगने वाला है, ठीक है। तो ये आपके पास फाइनल आंसर हो जाएगा नॉर्म ऑफ पी का। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 से लेकर 31 तक आपको एक ही प्रश्न सॉल्व करना है। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का ये प्रश्न दिया गया है और इसी सिस्टम से आपको बाकी 4 प्रश्न को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले मैं आपको यही बोलता हूँ कि यदि आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन अच्छे से नहीं आता तो पहले आप मेरे बीएससी फर्स्ट ईयर के वीडियो लेक्चर्स देख सकते हो, उसमें मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। उसको देखने के बाद अगर आप इस प्रश्न को सॉल्व करोगे तो बहुत आसानी से आप सब प्रश्न को बना सकते हो। देखिए आपके पास नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया गया है, Ax = b। अब हम जानते हैं कि इस सिस्टम के पास सॉल्यूशन कब होता है, जब भी रैंक ऑफ A = रैंक ऑफ A ऑगमेंटेड B आ जाए। यदि ये केस पॉसिबल हो जाए, इक्वल आ जाए, तो हम बोलते हैं कि सिस्टम के पास सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो पहले प्रश्न में यही बोला गया है कि सिस्टम के पास सॉल्यूशन कब होगा और कंडीशन दिया गया है, जिसको हम लोग सिंपली बदलते हैं 1 2 3 5। ये आपका B1 है, ठीक। 2 का गुणा करके घटाएंगे तो हो जाएगा 0 0 और ये हो जाएगा 2, ठीक है। और ये आपके पास हो जाएगा 2 का 2, ठीक है। ये B2 - B 2B1 ये हो गया। क्लियर है यहाँ तक। अब हम लोग इसमें 3 का गुणा करके, फर्स्ट में 3 का गुणा करके थर्ड में घटा देते हैं, हो जाएगा 0 0 -1 और ये -2 और ये हो जाएगा -2। तो 3 का गुणा करके घटाओगे तो हो जाएगा B3 - 3B1, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको इसमें जोड़ देते हैं, सिंपल 5B1 0 0 2 2 और B2 - 2B1, इसको इसमें आप जोड़ दो, सेकेंड इक्वेशन को थर्ड इक्वेशन में जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 0। ये जोड़ के क्या दे देगा आपको B3 और ये हो जाएगा -5B1 और +B2, ठीक है। ये आपके पास मिल गया। तो अब देखिए मैट्रिक्स जो A है, इस मैट्रिक्स का रैंक कितना आया है आपके पास, 1 आया है, 2 आया है। ये 1 पिवट और ये 2 पिवट। और जैसे ही अगर मैं इस मैट्रिक्स में इस वाले कॉलम को ऐड कर देता हूँ तो अब देखिए यदि ये वाली वैल्यू नॉन जीरो आती है तो पिवट कितना हो जाएगा, 3 पिवट हो जाएगा। तो रैंक कितना हो गया, 3। रैंक तो बड़ा हो गया, रैंक ऑफ A और रैंक ऑफ B में क्या हो जाएगा, इस कॉलम को ऐड करने के बाद यदि इसकी वैल्यू मैं 0 नहीं लेता हूं तो मेरे पास रैंक बड़ा हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। रैंक ज़्यादा हो मतलब सॉल्यूशन नहीं होगा। अब मुझे अगर सॉल्यूशन लेना है तो इनके रैंक को बराबर करने के लिए मेरे क्या करना पड़ेगा, इसको 0 से इक्वेट करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा B3 - 5B1 + B2 = 0। ये मैं लूँगा तभी जाके मेरे को सॉल्यूशन मिलेगा। सो आपके पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देख लीजिए, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 में आपके पास दिया गया है द कॉलम स्पेस ऑफ A इज़ द प्लेन कंटेनिंग ऑल कॉम्बिनेशन ऑफ द पिवट कॉलम्स। ठीक है, तो पिवट कॉलम कौन कौन सा होगा आपको सिंपली इसमें बताना है। तो देखिए हमने यहाँ पर जब एशलॉन में चेंज किया तो मेरे को पहला पिवट मिलेगा, फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री कॉलम और रो का। ठीक है, फिर सेकंड मेरे को यहाँ पर पिवट मिल रहा है। तो यहाँ पर मेरे पास पिवट कॉलम कौन कौन से आ रहा है, ये फर्स्ट रो और कौन सा है, थर्ड रो। अब देख लीजिए फर्स्ट रो कौन सा है, 1 2 3 और थर्ड रो है 3 8 7। इसका मतलब आपके पास 1 2 3 3 8 7 आपके पास यहाँ पर पिवट कॉलम्स होंगे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपके पास करेक्ट हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती ये कर देते हैं, पिवट कॉलम जब पूछता है तो वो इसी का नाम ले देते हैं, 1 0 0 और 3 2 0 ये आपका पिवट कॉलम होगा, ऐसा बोल देते हैं। तो यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, इस चीज़ को ध्यान रखना। पिवट कॉलम मतलब जो ओरिजिनल कॉलम है उसकी बात वो कर रहा है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 में दिया गया है द स्पेशल सॉल्यूशन इन द नल स्पेस एन हैविंग फ्री वेरिएबल्स। अब यहाँ पर आपको क्या बोल रहा है कि जो नल स्पेस होगा उसमें जो फ्री वेरिएबल्स होंगे उसके स्पेशल सॉल्यूशंस क्या होंगे। ठीक है, तो नल स्पेस जो आएगा, देखिए ये जो हमारे पास मैट्रिक्स हमने बनाया था इसके अगर मैं कोफिशिएंट की बात करूँ तो ये जो मेरा ये x1 वाले सारे कोफिशिएंट है, ये x2 का कोफिशिएंट है, ये x3 का कोफिशिएंट है और ये x4 का कोफिशिएंट है। क्लियर है।
जब मैंने यहाँ पर मैट्रिक्स बनाया था और उसको एशेलॉन फॉर्म में जब मैंने चेंज किया तो मेरे को फर्स्ट वाला जो कॉलम था और थर्ड कॉलम था वहाँ पर मेरे को पीवट मिला था, ठीक है। फर्स्ट और थर्ड कॉलम में पीवट मिला था। इसका मतलब क्या है, मेरे पास जो नल स्पेस होगा उसमें फर्स्ट और थर्ड कॉलम तो नहीं जाने वाला है। तो कौन कौन जाएगा, मेरे पास जाएगा सेकेंड कॉलम और फोर्थ कॉलम, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिए। कभी भी आप मैट्रिक्स को एशेलॉन में चेंज करते हो, चेंज करने के बाद जिसमें पीवट आता है उस कॉलम के करस्पॉन्डिंग आप अपने वेरिएबल को देखो। यहाँ पर ये x का कोफिशिएंट है, ये y का, ये z का, सॉरी ये x1, x2, x3 और x4। तो यहाँ पर मेरे को फर्स्ट और थर्ड में पीवट मिला था, तो ये वाला मेरा नल स्पेस में तो नहीं जाने वाला। तो कौन कौन जाएगा, सेकेंड और फोर्थ जाएगा। सेकेंड और फोर्थ के करस्पॉन्डिंग वेरिएबल्स को ले लो आप, क्या आ रहा है x2 और x4। अब x2 और x4 कहाँ जा रहे हैं, नल स्पेस में। अब अगर x2 और x4 नल स्पेस में जा रहा है तो नल स्पेस के स्पेशल सॉल्यूशन की बात करें, मतलब वो बेसिस की बात करें, तो कैसे लेते हैं हम लोग, एक बार हम लोग x2 को 0 लेंगे और x4 को 1 लेंगे, और दूसरी बार x2 को 1 लेंगे और x4 को 0 लेंगे। तो ये आपका बेसिस का सॉल्यूशन हो जाता है, किसके लिए, नल स्पेस के लिए। इसीलिए वो उसको स्पेशल सॉल्यूशन ऑफ नल स्पेस बोर्ड है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए x2 0 है यहाँ, अच्छा x2 1 है, x4 0 है, x2 0, x4 1, ठीक। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो इस चीज़ को भी अच्छे से याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 आपके पास दिया गया है, अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ ax इज इक्वल टू दिस, ठीक है। यहाँ पर जो बी वेक्टर है वहाँ पर आपको वैल्यू दे दिया गया है 0, 6 और -6, और बोर्ड है कि ये जो सिस्टम बनेगा उसके पास जो सॉल्यूशन निकलेगा वो कौन सा निकलने वाला है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपने जो एशेलॉन में चेंज किया हुआ है मैट्रिक्स, ठीक है, इसी में आप मान रख दीजिए। आपके पास दिया गया है b1, b2, b3 की वैल्यू दी गई है 0, 6 और -6, ठीक है। जब आप उनको यहाँ पर पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा आपको 0, ठीक है। b2 - 2b1, तो b2 6 है और 2b1 आपका क्या हो जाएगा 0, तो ये 6 हो जाएगा, और जब आप यहाँ पर रखोगे तो ये तो आपको 0 मिलने वाला है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको डायरेक्टली यहाँ पर सब ऑप्शन से बना सकते हो, ठीक है। यहाँ पर अगर आप वैल्यू निकाल के बनाओगे तो हो सकता है थोड़ा मुश्किल हो जाए, तो यहाँ पर आप क्या करिए, डायरेक्टली जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनको आप अपने इक्वेशन में पुट करके रख दीजिए, देख लीजिए करेक्ट आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे कि इस इक्वेशन बनाएंगे तो क्या बनेगा, x1 + 2x2 + 3x3 + 5x4 = 0 और 2x3 + 2x4 बराबर आ रहा है 6, ठीक है। तो हमारे पास जो ऑप्शंस दिए गए हैं, 4 ऑप्शंस हैं, इनको हम यहाँ पर पुट करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर से अगर आप ध्यान से देखेंगे तो फर्स्ट जो इक्वेशन दिया गया है पूरी तरीके से पॉजिटिव दिया गया है, ठीक है। सारे नंबर्स कैसे हैं, पॉजिटिव हैं। यहाँ पर प्लस 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 दिया गया है पूरा। तो यहाँ पर अगर मैं ऑप्शन ए की बात करूँ 9003, अगर इसको पुट करूँगा तो ये भी पूरा पॉजिटिव दिया गया है, कभी भी 0 नहीं आने वाला है। इसका मतलब क्या हुआ, ऑप्शन ए तो डेफिनेटली इनकरेक्ट होने वाला है। ऐसे आपको दिमाग लगाना है। सेकेंड ऑप्शन बी को देखिए, फिर से 9030 दिया गया है, ये भी पूरा पॉजिटिव है, तो ये भी पहले इक्वेशन को तो कभी भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। दूसरे को कर सकता है, ठीक है, दूसरे को चाहे तो कर सकता है, लेकिन पहले को तो पक्का वो नहीं करने वाला है। सी ऑप्शन को देखिए, सी में क्या दिया गया है, -9, यहाँ पर आपको क्या पुट करना है, -9, ठीक है। x2 की जगह में क्या है, 0 है, तो ये हो जाएगा 0, प्लस x3 की जगह में क्या है, 3, तो ये हो जाएगा 9 + 0, दैट मीन्स 0। तो जो सी ऑप्शन है वो पहले इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। दूसरे इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, क्या देखिए, x3 और x4, x3 x4 क्या हो जाएगा, 3 और 0, तो ये हो जाएगा 6 + 0 = 6, ये भी वो सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। डी को भी चेक कर सकते हैं, डी को रख के देखिए, डी को यहाँ पर रखिए, क्या आपको दिया गया है 90 - 3 0, ये हो जाएगा आपके पास 9, ठीक है, फिर हो जाएगा 0 -3 और फिर आपके पास 0, ये भी पहली इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरी इक्वेशन को रखते हैं, दूसरी इक्वेशन में ये आपके पास क्या दिया गया है, x3 की वैल्यू हो -3, तो ये हो जाएगा -6 और ये 0 + 0, दैट मीन्स ये आ गया आपका -6, आपको जबकि 6 लाना था, तो डी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हैं कि इसमें 4 ऑप्शंस को चेक करना ज़्यादा मुश्किल काम है क्या। मैं बोलूँगा नहीं, 4 ऑप्शन को सॉल्व करना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि जब आप इसको इक्वेट करके कंडीशन निकाल के बनाओगे ना तो वो ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो आप ऐसे ही करिए, यहाँ पर देखिए, क्योंकि आपको ज़्यादा कुछ नहीं दिया गया है, 2 ही इक्वेशन दिए गए हैं, उसमें भी आपको डिज़ाइन दे दिया, ये तो पूरा पॉजिटिव है, तो पहला दूसरा ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गया, सी और डी बस को चेक करना है, ठीक है। तो ऐसे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर आज हमारा वीडियो लेक्चर कंप्लीट होता है। यहाँ पर मैंने लगभग 14 से 15 प्रश्नों को सॉल्व कराया है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बचे हुए प्रश्नों को हम दूसरे वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। अगर आपको किसी भी प्रश्न से संबंधित कोई डाउट है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होकर क्वेश्चन डिस्कशन कर सकते हैं। थैंक यू।